नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, ठीक है। और अब हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया लगभग 5 से 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे लगभग ये क्लास चलेगी, क्योंकि अब मैथ की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसमें आज हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। विजयनगर, देखिएगा यहाँ पर विजयनगर पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। मराठा साम्राज्य हम पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य, ठीक है। सिख साम्राज्य। और एडवांस में मैं जो आपको दूंगा वो होगा हमारा, ये तो हम तीनों करेंगे आज, ये तीनों तो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे। और जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा एडवांस में, ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ पाएँ, वो पीडीएफ होगी गवर्नर जनरल की, ठीक है। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है जी। गवर्नर चलिए, ये एडवांस में मैं आज आप लोगों को दे दूंगा पीडीएफ, है ना। ये हम आज कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। हमें ये पता है कि विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो विजयनगर साम्राज्य में 5 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए? 4 राजवंश हुए। जैसे कि मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य में, सबसे पहला था संगम वंश, एक हुआ करता था। संगम वंश के साथ एक था तुलुव वंश, एक सालुव वंश और एक अराबिडु वंश, या आप कहेंगे अरबिडु वंश, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये कब से कब तक रहा? आप कहेंगे सर 1336 से लेकर 1650 तक विजयनगर साम्राज्य रहा। अब ये माना जाता है कि सर इनका संबंध किससे है, इनका संबंध किससे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर ये चंद्रवंशी, या ऐसे कह सकते हैं यदुवंशी, या चंद्र यदुवंशी कहा जाता है। यादवों से संबंध इनका माना जाता है। किससे संबंध माना जाता है? यादवों से। ऐसा माना गया है कि इनका संबंध चंद्रवंशी यादवों से था। किससे था इनका संबंध? तो इनका संबंध जो है वो चंद्रवंशी यादवों से था, ठीक है। चंद्रवंशी यादवों से इनका संबंध था, ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब बात होगी तो 1336 से लेकर 1650 तक, 1336 से लेकर 1650 तक हम यहां पर बात करेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। मुगल वंश को हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मुगल वंश से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मुगल वंश भी मैं कराऊंगा, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने पहले रखे हुए हैं। तो आप ये परेशान मत होना कि कोई भी छोड़ा जाएगा या कहां जाएगा। बाबर, अकबर, मुगल सब कराऊंगा, टोटल कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बात आती है कि सर काकतीय वंश के सामंत थे हरिहर बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, जिन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रख दिया। क्या कर दिया जी? संगम वंश रख दिया। तो हम बात करेंगे सर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर प्रथम, हरिहर राय, बुक्का राय, जिन्हें और हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हरिहर प्रथम, आप कहेंगे सर इन्हें हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुक्का प्रथम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुक्का प्रथम के नाम से हम इन्हें जानते हैं। चलिए बात यहां पर आती है राजधानी की। तो हम्पी के बारे में बात करेंगे कि सर हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे हस्तिनावती या विद्यानगर के नाम से जानते थे। कि सर विद्यानगर या हस्तिनावती किसके नाम है? हम्पी के। और हम्पी किसकी राजधानी थी? आप कहेंगे विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी वर्तमान कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। आप कहेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि हम्पी किस नदी के किनारे पर है? आप कहेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। चलिए बहुत हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि सर राजधानी हम्पी हस्तिनावती विद्यानगर के नाम से जानी जाती थी, जो वर्तमान कर्नाटक में है। कहां पर होगा ये?
कर्नाटक। मैंने अभी आपको बताना है कर्नाटक। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था संगम। आप कहेंगे सर पिता का नाम था संगम, तो पिता का नाम था संगम, तो संगम के नाम पर वंश का नाम भी क्या कर दिया? वंश का नाम भी संगम वंश कर दिया। क्या कर दिया जी? संगम वंश कर दिया। तो यहां पर आप लिखेंगे सर संगम वंश। खत्म कहानी। 2 लाइनें हैं केवल। विजयनगर साम्राज्य में कब से कब तक शासन रहा? विजयनगर कब से कब तक रहा? तो 1336 से 1650 तक। संस्थापक हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय एक ही नाम है। ये किसके सामंत थे? काकतीय वंश के सामंत थे। ठीक है जी, आप कहेंगे सर काकतीय वंश के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी। ठीक है, हम्पी कौन सी नदी के किनारे पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए हैं? 4 राजवंश हुए। संगम वंश 1336 से 1485, सबसे लंबा समय इन्होंने किया है। सालुब वंश आता है 1485 से 1505 तक, सबसे कम समय तक शासन किया है। फिर तुलुब वंश आता है 1505 से 1570 तक। ठीक है, और अरविडू या अराबिडू, इसे अरविडू कहते हैं या अराबिडू भी कहते हैं, अराबिडू। ठीक है, अराबिडू वंश 1570 से 1650 तक। 4 राजवंश रहे, इनके बारे में बात होगी, इनके बारे में बात होगी। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये जो है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए थे? आप कहेंगे सर 4 राजवंश हुए। सबसे लंबा शासन किसका था? संगम वंश का। संगम वंश के संस्थापकों के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। अब बात यहां पर आती है कि सर सालुब वंश जो है ये कब से कब तक रहा? 1485 से 1505 तक, सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं संगम वंश के बारे में कि सर संगम वंश के बारे में बात करेंगे कि 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम था हरिहर प्रथम के पिता का नाम था संगम, तो संगम के नाम पर अपने वंश का नाम रख दिया संगम वंश। क्या नाम रख दिया? संगम वंश। हरिहर ने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की कि सर संगम वंश का कौन सा राजा था जिसने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वो था हरिहर प्रथम। क्या नाम था जी? हरिहर प्रथम। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि सारी पॉइंट हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, ये सारे बात हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा। क्या पूछ रही है बहन हमारी? प्रतीक्षा कुछ पूछ रही है, देखो। चलिए हमने यहां पर बात कर ली कि सर राजधानी, देखिए हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगुंडी को बनाया था। किसको? अनेगुंडी को राजधानी बनाने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? आप कहेंगे हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हरिहर ने अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रख दिया। क्या? संगम वंश। फिर भैया राजा बनता है बुक्का प्रथम। इसने मदुरै को जीता। किसको? मदुरै को जीता। वहमनी राज्य से संघर्ष हुआ और 1368 में मोहम्मद शाह वहमनी को पराजित कर दिया। कि सर वहमनी का शासक था मोहम्मद शाह। 1368 में वहमनी के राजा मोहम्मद शाह को पराजित करने वाला संगम वंश का राजा कौन था? आप कहेंगे सर बुक्का प्रथम। हरिहर और बुक्का कौन है सर? ओहो, हरिहर बुक्का 2 राजा हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा संगम वंश, और हरिहर बुक्का ने ही एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। किसके नाम से? विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। आप कहेंगे बुक्का प्रथम जो 1356 से 1377 तक शासन करता है, हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक शासन करता है। मदुरै को जीतने वाला संगम वंश का शासक कौन था? बुक्का प्रथम था। बुक्का प्रथम ने किस पर आक्रमण किया? वहमनी पर। और वहमनी के राजा मोहम्मद शाह को कब पराजित किया था? आप कहेंगे सर 1368 में। कब? 1368 में। बिल्कुल
नितेश कुमार जी अनेगुडी, ये भैया अभी भी कर्नाटक में एक प्रांत है, ठीक है जी, एक शहर है। तो ये आपने लिखा कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ठीक है। हरिहर ने 1336 से 1356 तक शासन किया। वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण कर ली, राजधानी अनेगुंडी को बनाया, ठीक है। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक राजा रहा। बुक्का प्रथम ने मदुरै को जीता और वहमनी साम्राज्य से संघर्ष हुआ 1368 में, जिसमें मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। किसको? मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया, ठीक है। आदित्य जी, अब आप कहोगे सर बोर्ड पर लिखना बंद कर दो, फिर आप कहोगे सर आप बोलो ही मत, केवल पीडीएफ दे दो, क्योंकि लिखने से हौच पौच हो जाती है। भाई समझाना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी होगा कि आप बैठे रहोगे बिस्तर पर और मलाई चलकर आएगी और आपके मुंह में खुद आएगी और अब फिर मलाई आपसे कहेगी मुझे खा लो। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है जी, मेहनत करनी पड़ती है जी, समझ गए? थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, ये आप समझिए, ठीक है। सर अभी तो आपने बताया कि हम्पी राजधानी थी। भैया हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी, आगे चलकर बनेगी। लेकिन संगम वंश में संगम वंश की राजधानी फिलहाल के लिए कौन सी थी? अनेगुंडी। कि सर संगम वंश की राजधानी कौन सी हो गई? अनेगुंडी हो गई, ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे कि सर हरिहर सेकंड आएगा। अब हरिहर सेकंड ने क्या किया? मोहम्मद शाह सेकंड को पराजित किया, ठीक है। हरिहर प्रथम ने मोहम्मद शाह को पराजित किया, हरिहर सेकंड ने मोहम्मद शाह सेकंड को हराया, ठीक है। दूसरे ने दूसरे को पराजित कर दिया, ठीक है। विरूपाक्ष, इसके बाद एक राजा बना विरूपाक्ष के बाद राजा बना बुक्का। आप कहेंगे सर बुक्का गद्दी पर बैठता है, ठीक है जी। कौन? यहां पर देखिए, यहां पर बुक्का प्रथम आएगा और यहां पर बुक्का सेकंड आएगा, बुक्का सेकंड। चलिए अब बुक्का सेकंड के बाद प्रसिद्ध राजा आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो 1406 से 1422 तक शासन करता है। जो राजा महत्वपूर्ण होगा उस राजा के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट बातें हम करेंगे, ठीक है। जैसे फिरोज शाह वहमनी से पराजित हुआ। देवराय प्रथम जो फिरोज शाह वहमनी से पराजित हुआ, सोनार की बेटी का युद्ध कहलाया। सोनार की बेटी का युद्ध हुआ जिसमें फिरोज शाह वहमनी ने देवराय प्रथम को पराजित किया। देवराय प्रथम किस वंश का राजा था? संगम वंश का। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग मुझे बताइएगा, ये बात आप मुझे बताएंगे कि सोनार की बेटी का युद्ध कब हुआ? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया कि सर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेहनत करेंगे, मेहनत आपकी सफल होगी, ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप मेहनत करते हैं ना हमारे लिए, उनकी मेहनत सफल होती है, तो हमारी मेहनत भी सफल होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया कि भैया ये बताइए सोनार की बेटी का युद्ध, ठीक है, ये किस किस के मध्य हुआ था? आप कहेंगे देवराय प्रथम और फिरोज शाह वहमनी के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ। देवराय प्रथम के दरबार में इटली से कौन आया था? निकोलस कॉन्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कौन विदेशी यात्री था जो देवराय प्रथम के दरबार में आया था? निकोलस कॉन्टी आया था, ठीक है। इन्हीं के दरबार में श्रीनाथ विद्वान रहते थे। कौन रहते थे? श्रीनाथ विद्वान रहते थे, जिन्होंने हरविलास की रचना की थी। हरविलास की रचना करने वाले कौन थे? आप कहेंगे सर श्रीनाथ थे। और श्रीनाथ ने किसकी रचना की थी? हरविलास की रचना की थी। हरविलास किसकी रचना है? श्रीनाथ की। श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम के दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में कौन विदेशी आया था? मैं समझ गया आदित्य, मैं समझ गया मेरे लाल। आप यही तो कह रहे हो, जैसे मैं इनको जो सर्कल करता हूं, जब आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो इसके ये डार्क होता है, ये वहां बना हुआ आता है, उससे पीडीएफ गंदी लगती है। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मुझे करना ही पड़ेगा। ये आप प्रिंट आउट निकलाओ जो हाथ से लिखी हुई पीडीएफ है उसके,
ठीक है। या जैसे मैं एडवांस में पीडीएफ दे देता हूं, जैसे मैं आज गवर्नर जनरल की एडवांस में पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उसकी पीडीएफ निकलवा लो, जब मैं कल उसे पढ़ाऊंगा तो उस पर फिर मजबूरी है मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया था मेरे लाल, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। हमने बात कर ली कि सर फिरोज शाह बहमनी से कौन कौन हारा था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था? निकोलस कॉन्टी। कहां से? इटली से। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने क्या लिखा था? हरविलास लिखा था। क्या लिखा था? हरविलास लिखा था। चलिए यहां तक आपका हुआ है ना। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप लोग देख सकते हैं। अब देवराय सेकंड है। देवराय सेकंड ये भी संगम वंश का राजा था। इसने एक उपाधि धारण की थी गजवेटकर की, कि सर संगम वंश का कौन सा राजा था जिसने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी? गजवेटकर की उपाधि धारण करने वाला राजा था देवराय सेकंड। ठीक है, बात आती है कि सर संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवराय सेकंड। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक किस संगम शासक के काल में थे? आप कहेंगे देवराय सेकंड। अच्छा, अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आया था? ईरान से। देवराय सेकंड के समय में आया था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रोण राय। संगम वंश का अंतिम शासक था प्रोण राय। अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आया था? आप कहेंगे देवराय सेकंड के शासन काल में आया था। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक किसके दरबार में थे? चलिए बताइए, सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक किसके दरबार में थे? ठीक है, अरे नहीं मेरे लाल, मेरे लाल आदित्य, ऐसी बात नहीं है, आप सब भाई बहन हैं मेरे, है ना। मैं आपसे बस, मैं आपको प्यार से कभी कभी डांट भी देता हूँ, है ना, कभी कभी प्यार भी कर लेता हूँ। उसका मतलब ये रहता है कि भाई आपको मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करा पाऊँ, है ना। आपका कंसर्न मैं समझ गया था, आप जो बता रहे थे। हो सकता है कि मेरे डांटने का थोड़ा सा असर आप पे वैसा हुआ हो, है ना, लेकिन आप मेरे छोटे भाई बहन हैं सभी, और मैं उसी उसी दृष्टि से, जैसे मैं अपने छोटे भाई को अपनी बहन को समझाता हूँ, उसी दृष्टि से मैं आप लोगों को भी समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बस बात यह है कि समय कम मिला है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। मेरा प्रयास है, इसीलिए मैं अब 2 घंटे क्लास लूँगा, 5 से 7 डेली, 5 से 7 क्लास होगी अब आपकी, है ना। चलिए, तो ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली, सारी बातें। स्लॉट बुक करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ठीक है। गागर में सागर बहुत अच्छी बुक है, उससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल विकास जी सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, कर्नाटका में है तुषार जी। चलिए, तो हमने पढ़ा कि सर गजवेटकर की उपाधि धारण करने वाले देवराय सेकंड थे। सबसे महान शासक कौन माने गए संगम वंश के? देवराय सेकंड। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक किसके दरबार में थे, किसके शासनकाल में थे? देवराय सेकंड के। अब्दुल रज्जाक कहाँ से, किसके शासनकाल में आया था? आप कहेंगे सर ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। अब बात आती है साल्लुव वंश की। साल्लुव वंश, इसके संस्थापक थे नरसिंह, जिन्हें प्रथम बलापहार कहा गया। कि सर साल्लुव वंश जो है 1485 से लेकर 1505 तक शासन करता है। 1485 से 1505 तक शासन करता है नरसिंह। नरसिंह की बात होगी, नरसिंह ने साल्लुव वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य पर दूसरा राजवंश है जिसने शासन किया, वो कौन था? साल्लुव वंश। तीसरा तुलुव वंश, चौथा अरविडू वंश। तो यहां पर बात आ गई कि सर नरसिंह ने किसकी स्थापना की थी? साल्लुव वंश की। नरसिंह को कौन सी उपाधि के नाम से जाना गया? आप कहेंगे प्रथम बलापहार के नाम से जाना गया। ठीक है, तुलुव वंश की अगर बात होगी तो आप कहेंगे, साल्लुव वंश में आप यही पढ़िएगा, तुलुव वंश की बात करेंगे वीर नरसिंह। कौन? यहां भी नरसिंह, वहां भी नरसिंह, ये वीर नरसिंह है, और इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। सेकंड बलापहार के नाम से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में ये साल्लुव वंश है, ये तुलुव वंश है। तो केवल मैंने यहाँ पर संस्थापक बताएं, क्योंकि इनसे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, बताइए, ये सारी चीजें हैं। रवि जी अभी भी आपको यही पढ़ा है, हैं? मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, है ना, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि हर पॉइंट आपके लिए देखने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जो एग्जाम हुए, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हुए हों, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हुए हों, जो इक्विडिटी के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। रात रात भर बैठकर आपका कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और फिर भी आप कह रहे हो कि सर आप मन से नहीं। तो इसमें मन क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ।
पहले तो आप मुझे ये बताओ मन क्या होता है? ऐसे मत बोला करो, ऐसे आरोप लगाने से ना थोड़ा सा दिल को ना थोड़ा सा दर्द होता है कि यार ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और वो बच्चा एक एक बच्चा आकर ये बोल जाएगा कि सर आप मन से नहीं, तो फिर तो समस्या हो जाएगी, है ना। मैंने कहा कि सालोब वंश जो है वो 1485 से लेकर 1505 तक था। संस्थापक वीर नरसिंह थे, खत्म कहानी। इन्हें नरसिंह थे, इन्हें क्या कहा गया? प्रथम बलापहार। तुलुव वंश जो था 1505 से 1570 तक था, इन्हें वीर नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया तुलुव वंश, इन्हें द्वितीय बलापहार कहा गया। चलिए अब यहां पर आता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बात करेंगे तुलुव वंश के बारे में, क्योंकि सालु वंश से बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तुलुव वंश से आता है। तो तुलुव वंश के राजा थे कृष्णदेव राय सेकंड। कृष्णदेव राय सेकंड विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में माने गए। इन्होंने अभिनव भोज और आंध्र पितामह आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अच्छा प्रश्न यहां पर बनेगा, अच्छा प्रश्न यहां पर बनेगा कि अभिनव भोज आंध्र पितामह आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाले विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय सेकंड किस वंश के थे? आप कहेंगे तुलुव वंश के। किसके? तुलुव वंश के। अब यहां पर जब तुलुव वंश की बात हो रही है, तुलुव वंश के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में माने जाते हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय सेकंड। कृष्णदेव राय सेकंड ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। ये तुलुव राजवंश के थे। इनका वंश कौन सा है? आप कहेंगे सर इनका वंश है तुलुव राजवंश। ठीक है, तुलुव वंश कौन सा है? तुलुव वंश है। ठीक है, अब इन्होंने अभिनव भोज की, आंध्र भोज की, या भैया आप कह सकते हैं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो कृष्णदेव राय सेकंड के शासनकाल को कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की है। ठीक है, किसकी? अमुक्तमाल्यद। ऐसे लिखा जाता है कि अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो इसको एक साथ लिखना, अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद के बारे में बात करेंगे कि सर तेलुगु ग्रंथ था अमुक्तमाल्यद, जिसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल को हम किस रूप में जानते हैं? तो हम तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? कृष्णदेव राय सेकंड के शासनकाल को। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में दक्षिण का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बताया गया है। जो कृष्णदेव राय सेकंड है, इन्हें कृष्णदेव राय के नाम से भी जाना गया है। कृष्णदेव राय को ही क्या बताया? सबसे महानतम शासक बताया। किसने? बाबर ने। बाबर कौन है? मुगल वंश का संस्थापक। हालांकि अभी मैंने मुगल कराया नहीं है, मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। समझ गए यहां तक भैया? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए जल्दी से। हमने ये बातें पढ़ ली कि सर पुस्तक तुजुक ए बाबरी में किसका वर्णन था। अब बात आती है कि सर कृष्णदेव राय सेकंड के समय में दो यात्री आए थे कि सर दो पुर्तगाली यात्री आए थे। कौन कौन थे? बरबोसा और डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस और बरबोसा कहां से आए थे? पुर्तगाल से। किसके समय में आए थे? आप कहेंगे सर ये दोनों किसके समय में आए थे? कृष्णदेव राय। किसके समय में? कृष्णदेव राय सेकंड। कृष्णदेव राय सेकंड के शासनकाल में भारत आए। ठीक है, अष्ट दिग्गज भी इन्हीं के समय में रहते थे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय सेकंड के दरबार में रहते थे। किसके? कृष्णदेव राय सेकंड के दरबार में रहते थे। ठीक है कि सर ये बताइए कृष्णदेव राय सेकंड के दरबार में कौन कौन से पुर्तगाली यात्री आए थे? दो आए थे, बरबोसा और डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस बरबोसा किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय सेकंड के शासनकाल में आए थे। और बात आती है कि अष्ट दिग्गज
8 महान कवियों का एक समूह अष्ट दिग्गज के नाम से जाना गया। किसके दरबार में रहते थे? आप कहेंगे सर किसके? कृष्णदेवराय सेकंड के दरबार में रहते थे। 8 विद्वान, अष्ट दिग्गज का मतलब 8 विद्वान, जिनमें प्रमुख तेनालीराम है। तेनालीराम जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पांडु, आप कहेंगे पांडुरंग महामत्य, पांडुरंग महामत्य, ठीक है। इसे पेदढन और भी कोई कई सारी पुस्तक हैं। जैसे आप कहेंगे इनकी बुक कौन कौन सी थी? आप बताना, पांडुरंग महामत्यम या पेदढन और नीति नदीतिम्न किसकी रचना है? तेनालीराम की। पेदढन किसकी रचना है? तेनालीराम की। और पांडुरंग महामात्यम किसकी रचना है? तेनालीराम की। तेनालीराम किसके अष्ट दिग्गजों में माने जाते थे? तेनालीराम कृष्णदेवराय सेकंड के अष्ट दिग्गज में महान विद्वान माने जाते थे। इसके तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। सनी कुमार बहुत तेज घुसा पड़ेगा सनी, बहुत तेज बेटा, पढ़ लो पढ़। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लव यू बेटा। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। सर स्लॉट बुकिंग हो रहा है कि नहीं? भैया कुछ बच्चे कह रहे हैं हो चुका है, कुछ कह रहे हैं अभी नहीं हो रहा है, कुछ में दिक्कत आ रही है स्लॉट बुक करने में, लेकिन हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोगों ने बात करनी है। चलिए बहुत शानदार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया है। बात आ रही है जी, 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए थे, जिसमें एक बरबोसा था और एक भैया कौन सा था? डोमिंगो पायस। ये किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे जी? आप कहेंगे सर ये आए थे कृष्णदेवराय सेकंड के शासनकाल में। किसके? कृष्णदेवराय सेकंड के शासनकाल में। कृष्णदेवराय सेकंड किस वंश के राजा थे? तुलुभ वंश के राजा थे, ठीक है। तुलुभ वंश विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। चलिए कृष्णदेवराय सेकंड के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जिनमें एक प्रमुख थे तेनालीराम, जिन्होंने भैया पांडुरंग महामत्य या पेदढन नदीतिम्न नामक रचनाएं लिखी थी। अब बात आती है कि सर सदाशिव राय, लेकिन वास्तविक शक्ति की बात होगी। देखिए राजा बन गए सदाशिव राय, जो कि 1542 से 1570 तक शासन करते हैं तुलुभ वंश में, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्ति राजा रमा राय के पास में थी। किसके? रामा राय, जो 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति थे, इनके हाथों में शक्ति थी। और विजयनगर साम्राज्य का पतन का जो कारण बना वो सदाशिव राय बन गए। सदाशिव राय सबसे कमजोर राजा माने गए तुलुभ वंश के, और विजयनगर साम्राज्य का पतन भी इन्हीं के समय से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एकता धन्यवाद। तो इन्हीं के समय में भैया क्या हुआ? पतन स्टार्ट हुआ कि वास्तविक शक्तियां इनके पास थी नहीं, बल्कि किसके पास थी? जो 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका नाम था रामा राय, ठीक है। अच्छा यहां पर बात आती है तालीकोटा का एक युद्ध हुआ। तालीकोटा का एक युद्ध इन्हीं के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 में, सदाशिव राय के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध हुआ है, जिसमें सदाशिव राय की तरफ से रामा राय लड़ रहे हैं, और भैया अली आदिल शाह। तो इसमें जीत किसकी हो गई? आदिल अली शाह की जीत हो गई। इस युद्ध का दूसरा नाम था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किसे कहा जाता है? तालीकोटा के युद्ध को। तालीकोटा का युद्ध, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ दक्कन के राज्य थे। दक्कन राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह दक्कन राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसमें इसकी जीत हो गई। और इस युद्ध में, जिसे हमने राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध का, इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ। विजयनगर साम्राज्य में इस समय जो शासन था वो तुलुभ वंश का था, और तुलुभ वंश के राजा थे सदाशिव राय की जगह पर कौन युद्ध कर रहे थे? रामा राय। कौन? रामा राय। क्लियर? चलिए बहुत शानदार। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। बेटा चीखने से गले में भी दर्द होता है, लेकिन आपके लिए हम वो दर्द भी सहने को तैयार हैं, है ना। बस
आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 नंबर 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप ये सोच के बैठ जाओ कि क्या पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन में क्या होता है। उनसे पूछो जो पॉइंटों में रह जाते हैं, जो पॉइंटों में रह जाते हैं। सुहेल शाह जी, धन्यवाद भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने बात कर ली, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था जिसका नाम था अरविडु वंश। अरविडु वंश सबसे कमजोर राजवंश माना गया। सबसे कमजोर राजा तुलुव वंश का माना गया जिसका नाम था सदाशिव राय, लेकिन सबसे कमजोर वंश माना गया अरविडु वंश को, जिसके संस्थापक थे तिरुमल। तिरुमल ने किसकी स्थापना की थी? अरविडु वंश की। और भैया संस्थापक कौन है? पेनगोंडा या पेनुगोंडा किसकी राजधानी थी? अरविडु वंश की। अरविडु वंश की राजधानी थी पेनुगोंडा, ठीक है। संस्थापक थे तिरुमल। अब बात आती है वेंकट सेकंड की। वेंकट जो चंद्रगिरी अंतिम राजधानी बनाते हैं चंद्रगिरी को, और अंतिम शासक थे भैया अरविडु वंश के रंग तृतीय। कौन? रंग तृतीय। अब मैं एक तरफ भैया आपको बता देता हूं, एक तरफ मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सर जैसे संगम वंश है, ठीक है, संगम वंश के संस्थापक आप मुझे बताएंगे। संगम वंश हो जाएगा, ठीक है, सालुव वंश हो जाएगा, सालुव, ठीक है, तुलुव हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा? तुलुव हो जाएगा, और फिर हो जाएगा भैया अरविडु। कौन हो जाएगा? अरविडु वंश। अब यहाँ पर आप बताएंगे सर कौन थे? तिरुमल, इसके संस्थापक थे तिरुमल। तुलुव वंश के थे वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह, है ना, वीर नरसिंह। आप कहेंगे सर वीर नरसिंह। और सालुव वंश के कौन थे? नरसिंह, ठीक है। और इसके कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। हरिहर प्रथम कह लें, बुक्का प्रथम कह लें, एक ही बात हो गई। चलिए, ये चीजें हमने लिखनी है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बात करें। यहां पर हमने बात कर ली। अब बात आती है मराठा साम्राज्य की। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि सर मराठा साम्राज्य जो कि शिवाजी जो हैं संस्थापक हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? आप मुझे बताइएगा कि सर मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी महाराज। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने दक्कन में मुगलों को सबसे ज्यादा परेशान किया, जिन्होंने भारत में मुगलों को सबसे ज्यादा परेशान किया, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य को संगठित किया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, जिनके पिता थे शहाजी भोसले, माता जी भैया जीजाबाई। कौन थी माता? जीजाबाई। अब इनका जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। कहीं कहीं इनका जन्म 1630 भी दिया हुआ है। कुछ जगहों पर इनका जन्म कहां लिखा है? 1630 लिखा है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर पढ़ेंगे 1627 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। कहां पर? महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। आगे बात करेंगे इनके संरक्षक कौन थे, पैटर्न कौन थे? दादोजी कोंडदेव। क्या नाम था? दादोजी कोंडदेव। इनका नाम दादोजी कोंडदेव ही लिखा जाता है। इनका नाम क्या लिखा जाता है? आप कहेंगे सर दादोजी कोंडदेव लिखा जाता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर हम क्या पढ़ लेंगे? दादोजी कोंडदेव, ठीक है, दादोजी कोंडदेव। आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर नाम होगा जी दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव जिन्होंने शिवाजी महाराज का पालन पोषण किया, संरक्षक दिया, अपने सानिध्य में रखा, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास।
गुरु रामदास किसके आध्यात्मिक गुरु थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें हम शिवाजी शॉर्ट में बोल रहे हैं। पिताजी शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई, जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। और बात आती है यहां पर कि संरक्षक दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने शिवाजी महाराज को संरक्षण दिया, अपने सानिध्य में रखा। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। किसके? शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दादोजी कोंडदेव कौन थे? संरक्षक किसके? शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में कहां हुआ था? शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। माता कौन थी? जीजाबाई। पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शिवाजी ने किस साम्राज्य को जन्म दिया था? मराठा साम्राज्य को। ठीक है, किसको? मराठा साम्राज्य को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर, है ना, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर लिख लिए। चलिए, हमने यहां पर बात कर लिया कि सर ये बताइए, पिता, फादर की बात हो रही है, यहां पर फादर कौन थे जी? फादर होंगे ना यहां पर तो फादर होंगे, फादर। ठीक है जी, फादर कौन थे? तो आप कहेंगे सर फादर। माता, ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ कर दी। माता, मदर कौन थी? मदर कौन थी आप मुझे बताइए। मदर थी जीजाबाई। क्या नाम था मदर का? आप कहेंगे सर जीजाबाई। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए छत्रपति की उपाधि कब धारण करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का दो बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार 1674 में और एक बार 1674 में हुआ है। अब ये बताइए कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर 1674 में जो है दो जगहों पर राज्याभिषेक हुआ, दो लोगों ने किया। गंगा भट्ट ने। गंगा भट्ट कहाँ से आए थे? आप कहेंगे सर गंगा भट्ट ये कहाँ के थे? ये काशी के पंडित थे। ये कहाँ के पंडित थे? आप कहेंगे सर काशी के पंडित थे। काशी के पंडित, ठीक है जी, काशी के पंडित थे इनके द्वारा। और एक थे निश्चलपुरी गोस्वामी। तो राज्याभिषेक 1674 में हुआ है। ठीक है, 1674 में हुआ है। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पूना की जागीर संभाली। जब दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा कहां पर नेतृत्व लिया था? पूना। तो पूना की जागीर को किसने संभाला था? शिवाजी महाराज ने संभाला था। ठीक है, शिवाजी महाराज ने संभाला था। चलिए 1646 में शिवाजी ने तोरण किले को जीता था। तोरण किला कब जीता? तोरण किला कब जीता था छत्रपति शिवाजी महाराज ने? 1646 में। 1648 में पुरंदर का किला जीत लिया और 1656 में मराठा सरदार थे चंद्रराव मोरजावली का किला जीता, जो कि शिवाजी के अगेंस्ट थे। देखिए मराठा सरदार हुआ करते थे चंद्रराव मोरजावली, तो ये जो है मराठा शिवाजी के खिलाफ थे, तो इनके किले पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। और कब्जा कब किया? तो आप कहेंगे मराठा सरदार चंद्रराव मोर जावली का किला कब जीता गया? 1656 में। 1648 में पुरंदर का किला जीत लिया। 1646 में किसका किला जीता जी? शिवाजी ने तोरण के किले को जीत लिया। किसको? तोरण के किले को जीत लिया। चलिए यहां पर आप लोग लिखिएगा, है ना, यहां पर आप लोग लिखिएगा। फटाफट से इसको आप लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं भैया, ये 1656 है, ये 1646, 1648, 1656। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना, इसको फटाफट से लिख लेना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर
चंद्रराव मोरे, इन्हें चंद्रराव मोरे के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि सर अब बात आती है 1665 में पुरंदर की संधि होती है कि सर पुरंदर की संधि किस किस के मध्य होती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य पुरंदर की संधि हो गई और इस संधि में 5 लाख रुपए, 5 लाख हूण जो मराठाओं की करेंसी हुआ करती थी वो औरंगजेब को देनी पड़ी। 5 लाख रुपए औरंगजेब को देना स्वीकार किया शिवाजी ने। 35 में से 23 किले औरंगजेब को सौंपने पड़े शिवाजी को और संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाकर औरंगजेब के पास भेजना पड़ा। ठीक है, संभाजी की मृत्यु 1689 में हो गई। आपने छावा मूवी देखी है, अगर ना देखी हो ना तो देख लेना। छावा एक फिल्म है, छावा फिल्म। ठीक है, छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, ये फिल्म है। ठीक है, इस फिल्म को जरूर देखना आप, इसमें बहुत कुछ दिखाया संभाजी का। तो आप कहेंगे सर 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। इसमें जो ये मिर्जा राजा जयसिंह है ये औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका? आप कहेंगे सर औरंगजेब का, औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका? औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये चीजें हमने पढ़ ली कि सर यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि औरंगजेब और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ये संधि हुई जिसमें 5 लाख रुपए हूण औरंगजेब को देना स्वीकार किया गया शिवाजी के द्वारा। 35 किलों में से 23 किले औरंगजेब को सौंपने पड़े और 5000 का मनसबदार बनाकर औरंगजेब को दे दिया गया कि भैया संभाजी जो है वो 5000 के मनसबदार के रूप में जाएंगे औरंगजेब के पास। ठीक है, 1689 में संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। 1670 में सिंघलगढ़ का किले को जीत लिया, सूरत को लूटा। सूरत को 2 बार लूटा गया, सूरत को 2 बार लूटा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। ठीक है, एक बार कब लूटा था भैया? 1670 में लूटा। ठीक है, कब लूटा? 1670 में लूटा और एक बार 1664 में लूटा। हालांकि अभी मैं बताऊंगा कि सर सिंघलगढ़ के किले का पूरा नाम था कोढ़ाना। आपने एक मूवी सुनी है कोढ़ाना? जब कोढ़ाना पर चढ़ाई करने के लिए भैया जाते हैं तो वहां पर एक मछली का सहारा लिया था तानाजी मालसूरे ने। तानाजी सूरे और मालसूरे, है ना, तानाजी सूरे मालसूरे 2 भाई थे। इन्होंने छत्रपति शिवाजी का नेतृत्व किया और कोढ़ाना पर चढ़ाई कर दी। आपने मूवी देखी होगी तानाजी, देखिए ना, अजय देवगन वाली तानाजी मूवी देखी है। तो तानाजी मूवी के बारे में, ठीक है जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिल से सम्मान है संभाजी महाराज। लेकिन भैया लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, मैं बोल भैया वही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने संभाजी बोल दिया तो मेरे मन में इनके प्रति सम्मान नहीं है, मैं दिल से सम्मान करता हूँ। अरे वीर सपूत हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, स्वतंत्रता के लिए लड़ गए, इनसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है। तो हमने कहा कि सिंहगढ़ किले का पुराना नाम था कोढ़ाना। क्या नाम था? कोढ़ाना। और कोढ़ाना पर तानाजी मालसूरे और सूर्याजी मालसूरे इन दोनों के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इन्होंने शिवाजी महाराज का नेतृत्व किया। ये शिवाजी महाराज का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर भैया तानाजी मालसूरे जो है क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तानाजी मालसूरे के व्याख्यान किया गया पूरा। ठीक है, अच्छा उस छिपकली का नाम बताइए, उस छिपकली का नाम बताइए जिस पे रस्सी बांधकर सैनिक ऊपर चढ़ जाते थे। बहुत विशालकाय छिपकली हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? बहुत अच्छी भैया जानकारी पूछ लेता है। कोढ़ाना के किले को जीतने के लिए कौन सी छिपकली का प्रयोग किया गया था मराठाओं द्वारा? चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर एक गोहो नामक हुआ करती थी, गोहो, जो छिपकली परिवार से आती है जिसका नाम था यशवंती। क्या नाम था जी उस गोहो का? आप कहेंगे सर इसको जीतने के लिए जो सहायता की थी, जो शहीद हो गई, सहायक कौन थी? गोहो नाम की छिपकली थी, गोहो। ठीक है, जो बड़े विशालकाय जो छिपकली होती है और इसका नाम था यशवंती। क्या नाम था? यशवंती। आप कहेंगे सर इस छिपकली का नाम था यशवंती। आप कहेंगे सर यशवंती। ठीक है, यशवंती जिनको
सैनिकों के द्वारा यह कहा गया कि अगर आप गिर गई तो मराठाओं की हार निश्चित है, क्योंकि वो फिसल जाता था पैर उसका जैसे ही सैनिक चढ़ते थे, तो वो बेचारी चिपकी रही उस पर, और जब सैनिक चढ़ गए और बाद में उसे हटाया गया तो वो मर गई थी, वो मर गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गई थी, शहीद हो गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। जो छिपकली थी, छिपकली का ही यहां पर एक परिवार होता है, गोह छिपकली, ठीक है, जिसका नाम था यशवंती। क्या नाम था? यशवंती। चलिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया भैया 1674 में। इन्होंने छत्रपति और हैदव की उपाधि धारण कर ली। शिवाजी महाराज जो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं कब? आप कहेंगे सर जल्दी से बताइए। हम कहेंगे सर राज्याभिषेक कब हुआ है? राज्याभिषेक भैया आप कहेंगे 1674 में, और 1674 में ही शिवाजी महाराज ने छत्रपति और हैदव की उपाधि धारण कर ली। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। जल सेना का जनक कहते हैं, जन सेना का जनक कहते हैं। जो जल सेना है, जल सेना का जनक कहते हैं किसे? चलिए, नहीं छिपकली भैया, छिपकली जो जनरल होती है, ये तो छोटी छोटी होती हैं। वो गोह प्रजाति की थी, जो विशालकाय छिपकली होती है, ठीक है, उसे गोह कहा जाता था, गोह। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि सर फादर ऑफ, यहां पर हम बात करेंगे सर, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। चलिए भैया, आप कहेंगे सर फादर ऑफ नेवी किसे कहा गया? तो फादर ऑफ नेवी किसे कहा गया? छत्रपति शिवाजी को। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, 1664 में, 1670 में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के द्वारा चौथ का मतलब है 1/4 भाग, यानी कि 25% कर लिया। 1/4 भाग का मतलब होता है 25% कर लिया। सरदेशमुखी 1/10 भाग, सरदेशमुखी 1/10 भाग लिया। चौथ का मतलब होता है सुरक्षा के बदले में 1/10 भाग। जो अपने करीबी साम्राज्य थे उनकी रक्षा के लिए, सरदारों की रक्षा के लिए चौथ लिया जाता था शिवाजी महाराज के द्वारा, जिसे भैया 25% भाग कहते थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया। लिख लीजिए आपको ये अच्छे से, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया कि छत्रपति शिवाजी द्वारा लगाए गए टैक्स कौन से थे? एक तो चौथ था और एक सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी। चलिए, अच्छा, घोरपड़ कहते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा जीवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चलिए इसको लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, मराठी में उसे गोह कहते हैं, ये कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आता है कि शिवाजी महाराज के द्वारा कितनी बार लूटा गया था जी सूरत? तो 2 बार लूटा गया था। कब कब लूटा गया? 1664 में, 1670 में। 1664, 1670। अब बात आती है शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक कब किया था? तो छत्रपति शिवाजी और हैदव की उपाधि धारण की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा कर लगाए गए थे, जिसमें चौथ था और भैया सरदेशमुखी था। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आगे कि सर शिवाजी का अष्टमंडल, छत्रपति शिवाजी के दरबार में 8 प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्हें अष्टमंडल कहते थे। एक हुआ करते थे पेशवा, जो सबसे प्रमुख पद था, जो प्रशासन का प्रमुख देखते थे, यानी कि प्रधानमंत्री। इन्हें क्या कहते थे? जैसे कि आज की डेट में प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भैया उस समय प्रधानमंत्री। सर ए नौबत जो सेनापति होता था, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सर ए नौबत। ठीक है, अब लिखा है ममुआदार, जिसे अमात्य कहा गया। अमात्य आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, अकाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च लेखा जोखा रखने वाला, जो एक तरीके से वित्त मामले संभालता था। वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। वाक्यान्वीस का मतलब होता है गुप्तचर विभाग का अधिकारी। सुरूनवीस होता था पत्राचार का अधिकारी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य पत्राचार होता था ना, एक तरीके से विदेश मंत्री।
एक तरीके से ये विदेश मंत्री होता था, अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था, और वाक्यान्वीस जैसे आज की डेट में सीबीआई रॉ वगैरह के अधिकारी होते वैसे। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें आप लोग देखिए, यहाँ पर सारे पॉइंट हमने लिख लिए कि सर शिवाजी का अष्टमंडल, शिवाजी का अष्टमंडल में सबसे बड़ा पद हुआ करता था पेशवा, फिर सरनौवत, फिर ममुआदार, फिर वाक्यान्वीस, फिर आता था सुरूनवीस। ठीक है, सुरूनवीस पत्राचार का अधिकारी होता था, वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अमात्य कहलाता था, सरनौवत सेनापति कहलाता था, और सबसे प्रमुख पद जिसे प्रधानमंत्री कहते थे वो पेशवा होता था। कौन? पेशवा। चलिए जल्दी से आप इसको लिखिए, लिख लीजिए जल्दी से। आगे बात करते हैं सर, एक होता था सुमंत जो विदेश मंत्री कहलाता था। ठीक है, दवीर या सुमंत, ये सुमंत होगा, सुगंत नहीं, सुमंत विदेश मंत्री होता था, सुमंत। ठीक है जी, सुमंत। और एक होता था सदर, पंडित राव जो दान धार्मिक कार्य देखता था, और एक होता था न्यायाधीश। अच्छा, शिवाजी की मृत्यु कब हो गई? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है भैया 1680 में। कब हो जाती है? 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई? 1680 में मृत्यु हो गई। ये पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे सिख साम्राज्य के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर, ये तो हमने पढ़ लिया, सिख साम्राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए क्या? चलिए जल्दी से बताइए, चलिए बताइए। चलिए लिख लीजिए भैया फटाफट से, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। चलिए भैया, बेहतरीन। ठीक है, देखिए भैया, अब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपका रिप्लाई करूं चलती हुई क्लास में, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको आपको भैया आपके हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको सारी चीज़ें कराता रहूँ, सारी चीज़ें कराता हुआ चलूँ। ठीक है, बिल्कुल यूपी पुलिस में भी काम करेगा ये। सर पानी पीने जाओ, अरे बिल्कुल पानी पियो भाई, आजकल पानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं जी, पानी के अलावा तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं? पानी नहीं पियोगे शरीर में कमी आ जाएगी भैया, पानी की, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। चलिए, सिख साम्राज्य, देखिए सिख साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिख साम्राज्य के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है? 1669 में। 15 अप्रैल 1669 में गुरु नानक देव की जन्म होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पूछा जाता है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक, सिख वंश के संस्थापक थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। चलिए, याद हो गए, अरे वाह धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम बात करेंगे सर ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। हमने पढ़ा गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कब होता है, तो वो कब होता है भैया? 15 अप्रैल 1469 में, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, और जन्म स्थान था तलवंडी। तलवंडी जो ननकाना साहब है, ननकाना साहब के रूप में जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है जी? ये वर्तमान के पाकिस्तान में, ननकाना साहब। इनकी मृत्यु हो गई 1539 में। करतारपुर नगर इन्होंने ही बसाया था, कि जो करतारपुर नगर है वो इन्होंने ही बसाया था। संगत और पंगत लंगर व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी गुरु नानक देव ने, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया था गुरु अंगद ने, जो दूसरे सिख गुरु थे, गुरु अंगद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनकी पुस्तक थी, क्या नाम था? जयपुजी पुस्तक किसकी थी जी? आप कहेंगे सर यह पुस्तक किसकी थी, तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर इनकी पुस्तक का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर जयपुजी। ठीक है, जयपुजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर होता है? आप कहेंगे तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पड़ता है? ननकाना साहब पाकिस्तान में। कहाँ पर? ननकाना साहब पाकिस्तान में। अब इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ, तो आपने लिख लिया यहाँ पर। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए फटाफट से। आप कहेंगे सर इनका जन्म जो है 15 अप्रैल में हुआ, लेकिन कहीं कहीं पर जो इनका जन्म है वो
कितना 29 अक्टूबर दिखाया है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कहीं कहीं इनका जन्म 29 अक्टूबर दिखाया गया है, जो कि गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 15 अप्रैल आता है जी। क्या आता है? 15 अप्रैल 1469 आता है। 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु हो गई है 1539 में। करतारपुर नगर इन्होंने ही बसाया था। करतारपुर नगर की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। लंगर और पंगत संगत व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुरु नानक देव जी के द्वारा। लंगर व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? लंगर व्यवस्था यानी कि पंगत व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? आप कहेंगे सर को स्थायी किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइए, स्थायी किसने किया था? आप कहेंगे सर इसको स्थायी किया था गुरु अंगद ने। गुरु अंगद, ठीक है जी, गुरु अंगद द्वारा। ठीक है जी, गुरु अंगद द्वारा। स्थायी किसने किया था इसको? गुरु अंगद ने। शुरू किसने किया था? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव की पुस्तक कौन सी थी? जयपु जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। चलिए बहुत शानदार, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर लिख लिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मृत्यु भैया इनकी सितंबर 1539 में हुई है। क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, सही तो है, सही तो है। चलिए अब आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव 1539 से लेकर 1552 तक इस पद पर रहे। पदवी की बात होती है कि कितने समय तक कितने कौन गुरु रहे, तो गुरु नानक जी के शिष्य हुआ करते थे गुरु अंगद। इनका बचपन का नाम था लहना। लहना किसके बचपन का नाम था? गुरु अंगद जी के। ये है गुरु अंगद जी। इन्होंने गुरु लिपि के जनक माना गया कि सर गुरु लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद है। गुरु लिपि की जनक कौन माने गए? गुरु अंगद जी। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? गुरु अंगद ने। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? गुरु अंगद ने। कि गुरु अंगद जी ने पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं राहुल जी, आ जाएगी आ जाएगी, परेशान मत होइए। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं इसलिए कभी कभी जो है वो लेट दिखता है। तो हमने बात किया कि सेकंड धर्म गुरु कौन थे सिख धर्म में? सिख धर्म में दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, जो 1539 से लेकर 1552 तक गुरु रहे। गुरु नानक देव के शिष्य थे। इनके बचपन का नाम था लहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया, यानी कि गुरु लिपि लिखी, जो पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, जिसे हम गुरुमुखी लिपि कहते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद देव। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? आप कहेंगे गुरु अंगद देव ने। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। चलिए आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। यहां से हम पढ़ते हैं आगे कि सर यहां पर तीसरे गुरु आ गए, गुरु अमरदास। कौन आ गए? गुरु अमरदास। 1552 से लेकर 1574 तक तीसरे गुरु आए, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। कि सर सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा था यदि किसी महिला को उसके पति की मृत्यु की चिता पर जलाया जाता है तो वो गलत है, वो अपराध है, वो गुनाह है। इन्होंने ये भी कहा कि अंतरजातीय विवाह यदि कोई कर रहा है तो करने दो, क्योंकि स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अपनी मर्जी से वो अपना निर्णय ले सकता है। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया। विधवा विवाह को बढ़ावा, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, लेकिन सती प्रथा का विरोध करने वाले तीसरे गुरु थे, जिनका नाम थे गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास गुरु पदवी पर रहे 1552 से लेकर 1574 तक। फिर चौथे नंबर पर गुरु आ गए, जिनका नाम है गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। अब गुरु रामदास के बारे में बात हो गई कि सर 1574 से 1581 तक रहे। इन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना कर दी 1577 में। 1577 में अमृत सरोवर की स्थापना करने वाले सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ कर दिया था। जब अकबर गुरु रामदास के समय में पंजाब गया तो वहां का 1 वर्ष का लगान जो था, टैक्स जो था, माफ कर दिया। और अकबर ने ही 500 बीघा जमीन बीबी भानी, रामदास की पुत्री नहीं होगी, पत्नी होगी, ठीक है जी, पत्नी, ठीक है जी,
बीबी भानी, पुत्री तो रामदास की थी, अमरदास की थी ये, ठीक है। तो आप कहेंगे सर बीबी भानी रामदास की पत्नी, रामदास की पत्नी, यानी कि वाइफ ऑफ रामदास, ठीक है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दे दी थी? बीबी भानी को। और बीबी भानी कौन थी? तो आप कहेंगे सर बीबी भानी रामदास की पत्नी थी और अमरदास की पुत्री थी। कौन थी? अमरदास की पुत्री थी। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आ सकता है भैया जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, यहाँ पर हमने बात ये सारी चीज़ों की कर ली कि सर जो बीबी भानी थी वो रामदास की पत्नी थी, रामदास की पत्नी थी और इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। आप कहेंगे सर बीबी भानी, ठीक है। इन्हें 500 बीघा जमीन जो है दान किसने की थी? अकबर ने। और इसी जमीन पर हर साहिब मंदिर का निर्माण किसने किया था? हर साहिब मंदिर, हर साहिब मंदिर कह लें या यहाँ पर ये कह लें कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की, जिसे अमृतसर शहर कहा गया, जिसे पहले रामसर शहर के नाम से जाना जाता था। रामसर शहर, यही रामसर शहर आगे चलकर क्या कहलाया? यही रामसर शहर आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। अमृतसर के नाम से जाना गया। किसके नाम से? अमृतसर के नाम से जाना गया। सनी कुमार धन्यवाद। 2027 के लिए जीडी का बैच कब चालू होगा? पहले ये वाला तो पढ़ लो, पहले ये वाला तो पढ़ लो जी। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे, कबीर जी सिख धर्म से नहीं थे, ठीक है, वो एक सूफी संत, एक हिंदी कवि थे। चलिए हमने ये बात कर ली कि सर गुरु अमरदास जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। आप कहेंगे अपोजिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रैक्टिस नहीं, सती प्रथा, कहीं कहीं इंग्लिश में गड़बड़ कर दी है, सती प्रथा, ठीक है जी। आप कहेंगे सर सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो मैरिज, विडो रीमैरिज। चलिए आगे बात करते हैं। सरदार, यहाँ पर अमृत सरोवर की स्थापना 1577 में किसने की थी? गुरु रामदास ने। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ किया था। 500 बीघा जमीन दान में दी, किसे? बीबी भानी को। बीबी भानी रामदास की पत्नी थी, वाइफ ऑफ रामदास। चलिए अब बात आती है कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे 5वें सिख गुरु की। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, यहाँ पर 1581 से लेकर 1606 तक इनकी हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने। क्यों कराई थी? जहांगीर ने ही, जहांगीर का एक पुत्र हुआ करता था खुसरो मिर्जा, खुसरो मिर्जा, इसकी सहायता की थी गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर को यह पता चला कि मेरे बेटे को भड़काया गया है इनके द्वारा, तो जहांगीर ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया, इनकी हत्या करवा दी, ठीक है जी, इनकी हत्या करवा दी। रिया जी बेटी थी या पुत्री? साफ साफ लिखा है ना, रामदास की पुत्री, और अमरदास की पुत्री थी, रामदास की पत्नी थी, ठीक है। यहां लिखा तो है रामदास की पत्नी, ठीक है। वाइफ का मतलब पत्नी तो होता है। कि सर जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, इन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि दी जाती है, सच्चा बादशाह। कि सर सच्चा बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव को। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें सिख गुरु थे। इन्होंने ही हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव रखी थी सूफी संत मियां मीर ने, ठीक है। और इस पर सोने की परत चढ़ा दी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? सोने की परत चढ़ाई थी, सोने की परत, ठीक है, सोने की परत चढ़ाई। हालांकि इसका जो निर्माण था, इसकी नींव रखी थी मियां मीर ने, और इसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास ने, ठीक है। किसने? गुरु रामदास ने, ठीक है, गुरु रामदास, ठीक है। निर्माण इन्होंने करवाया था, नींव रखी थी मियां मीर ने, जबकि इस पे सोने की परत किसने चढ़ाई थी? सोने की परत चढ़ाई थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने चढ़ाई थी? गुरु अर्जुन देव ने। टाइम हुआ या नहीं हुआ उस पर आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप पढ़ते रहिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां पर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए
हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर गुरु अर्जुन देव, जिन्हें आदि ग्रंथ के रचनाकार के नाम से जानते हैं, सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर सच्चा बादशाह का टाइटल किसने लिया था? कौन कौन मित्र बताएंगे कि सर इन्हें सच्चा बादशाह कहते हैं? क्या कहते हैं जी? सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह को इंग्लिश में सच्चा बादशाह ही लिखेंगे। हरमंदिर साहब का निर्माण किया था गुरु रामदास जी ने, और इसकी नींव रखी थी सूफी संत मियां मीर ने। ठीक है, हरमंदिर साहब का निर्माण किया, लेकिन इस पे सोने की परत चढ़ाई थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। समझ गए भैया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरी बहन, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब बात आती है छठे सिख गुरु की। छठे सिख गुरु थे हरगोबिंद सिंह। 1606 से लेकर 1635 तक 45 तक रहते हैं। सिखों को योद्धा रूप किसने प्रदान किया था? तो आप कहेंगे हरगोबिंद सिंह के द्वारा सिखों को योद्धा बनाया। ठीक है, 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को पराजित किया। कि सर 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को पराजित करने वाले सिख गुरु कौन थे? जिनका नाम था हरगोबिंद सिंह। क्या नाम था? हरगोबिंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोबिंद सिंह थे। कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु राय, ये भैया आप कहेंगे सर गुरु राय दारा सिकोह की मदद की थी इन्होंने। दारा सिकोह, आप कहेंगे सर दारा सिकोह। दारा सिकोह की मदद किसने की थी? गुरु हर राय ने। ठीक है, 1645 से 1661 तक रहे हैं। जो इंपोर्टेंट है मैं लिखता हुआ जरूर चल रहा हूं कि इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसीलिए तो इस मंदिर को क्या कहा जाता है? जब गोल्डन परत इस पे चढ़ गई तो इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। गोल्डन टेम्पल, आप कहेंगे सर गोल्डन टेम्पल कहा गया। क्या कहा गया जी? गोल्डन टेम्पल के नाम से कहा। सर अब छोड़ दो ना दलपत मेरे लाल, इसे तो पूरा कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट मानो मेरी, क्योंकि आप देखिए समय बहुत बड़ा बलवान है मेरे लाल, बहुत बड़ा बलवान है। मैं आपके लिए, अच्छा मैं भी तो थक जाता हूँ, मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 8 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ, मैं नहीं थकता। लेकिन बेटा मैं आपके लिए तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भविष्य बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा। आप सोच रहे हो कि यार 2 नंबर का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़े हिस्ट्री को? तो बेटा ये मत सोचो, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, फिर क्या करोगे? मान लो अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया और आपने एक भी नहीं पढ़ा, फिर क्या करोगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार है ना, ये हमने पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली, ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं सर गुरु हरकिशन, 1661 से 1664 तक। ठीक है, इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने थे। ये मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। ठीक है, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। जब ये बच्चे ही थे तो इन्हें भैया चेचक हुई और चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चेचक के कारण क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कि गुरु हरकिशन जो थे वो 1661 में गुरु बने, 1664 में उनकी मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की अवस्था में ये गुरु बने थे, लेकिन चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। औरंगजेब ने हत्या करवा दी। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में है, इनकी शहादत पर ही बना हुआ शीशगंज गुरुद्वारा। गुरु तेग बहादुर बहादुर में या गुरुओं में बहुत बहादुर थे, योद्धा थे, योद्धा गुरु तेग बहादुर, है ना। 1664 से 1675 तक इन्होंने गुरु पदवी को निभाया। ठीक है, आप कहेंगे सर इन्हें हिंद की चादर कहा गया, औरंगजेब ने हत्या करवा दी। शीशगंज गुरुद्वारा इनकी शहादत पर बनाया गया है, इनकी याद में बनाया गया है। चलिए लिख लीजिए, यहां तक आपने लिख लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर सबसे कम उम्र के गुरु कौन बने थे? आप कहेंगे सर सबसे कम उम्र के गुरु बने थे जिनका नाम है गुरु हरकिशन। क्या नाम है? गुरु हरकिशन। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे, सारी चीजें हमने पढ़ ली। सातवें गुरु ये है, कहाँ ध्यान है, नितेश बहुत तेज घूंसा मारेंगे खींच के। ये है सातवें गुरु हर राय, गुरु हर राय, जिन्होंने दारा सिकोह की मदद की थी। दारा सिकोह ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। ये कौन था आप कहेंगे सर, औरंगजेब का बड़ा भाई था, का बड़ा भाई, बड़ा भाई। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया, आगे बात करें, लिखा हुआ है ये सारी चीजें। अब बात आती है सर गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था, पटना में। इन्होंने ककार स्टार्ट किया था, ककार। ककार है जी 5, एक तो कंघा, कछा, केस, कड़ा और कृपाण। कितने ककार हैं, 5। ककारों की संख्या कितनी है, 5। किसने स्टार्ट किए थे, कड़ा, कछा, केस, कड़ा, कृपाण, किसने स्टार्ट किए थे, ये गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु प्रथा को खत्म कर दिया कि भाई अब गुरु नहीं बनेंगे, अब गुरु नहीं बनेंगे, अब खालसा पंथ रहेगा, खालसा पंथ रहेगा। ठीक है, कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु ग्रंथ साहिब वही अगला गुरु होगा। इन्होंने कहा कि जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है वही गुरु रहेगा। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत होती है, वैसे ही इनके यहाँ भैया आदि ग्रंथ है जिसका पाठ किया जाता है। ठीक है, नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी। जब पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, वहां पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। रचना जाफरनामा, जाफरनामा किसके द्वारा लिखी गई, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हुक्मनामा जारी किया, सिखों का अगला नेता बंदा बहादुर होंगे। इन्होंने कहा कि भाई सिखों के जो अगले नेता होंगे, जो सिखों का नेतृत्व करेंगे, वो बंदा बहादुर होंगे। बंदा बहादुर गुरु, बंदा बहादुर कौन थे, तो आप कहेंगे सर बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का नाम बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि सर सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, चमकौर का युद्ध हो रहा था एक, चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह और जुझार सिंह भैया ये शहीद हो गए। क्या हो गए जी, शहीद हो गए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है ये दोनों, ये 18 साल के थे, ये 18 साल के हुआ करते थे, और ये थे भैया 14 साल के। ये 14 साल के थे और ये चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे। चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, युद्ध में शहीद हो गए। ठीक है जी, ये शहीद हो गए। आगे बात करते हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन्हें भैया दीवार में चुनवा दिया गया। जोरावर सिंह थे केवल 9 साल के। कितने साल के थे, ये 9 साल के थे। और भैया फतेह सिंह जो थे ये मात्र 6 वर्ष के थे, मात्र 6 वर्ष के थे। इन्हें भैया क्या कर दिया, सरहिंद के नवाब ने दीवार में चुनवा दिया था। किसमें, दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, 26 दिसंबर को इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, एक सरहिंद का नवाब हुआ करता था, सरहिंद, जो औरंगजेब के नेतृत्व में साथ सरहिंद के नवाब। आप कहेंगे सर, यहां पर हम कहेंगे सर सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। किसमें, दीवार में चुनवा दिया। चुनवा होता है, चिनवा होता है, दीवार में चिनवा दिया। चलिए आगे बात कर लें कि सर ये बताइए, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। सिखों के अगले नेता कौन होंगे, बंदा बहादुर। इसकी भैया जो है हुक्मनामा किसने जारी किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चमकौर का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, बताएं। चलिए भैया जल्दी से आप लिखिए। चमकौर का युद्ध भैया 1704 में होता है। कब, 1704 में होता है। ठीक है, यहां पर आप कहेंगे सर चमकौर साहिब एक स्थान पड़ता है, यहां पर सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने
खालसा सैनिकों को वजीर खान के नेतृत्व की विशाल सेना जो मुगल सेना थी उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। चलिए, चलिए समझ गए कि चमकौर का युद्ध कब होता है? 1704 में। अच्छा, कहीं कहीं ये 1705 भी दिया है, तो इसको मत पढ़ना, इसको पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सर बंदा बहादुर जिन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चार साहेबजादे यहाँ पर हमने पढ़ लिए कि सर ये तो हमने पढ़ ही लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात? चलिए ये हमने पढ़ लिया भैया बेहतरीन तरीके से कि सर जानकारी दास वैरागी। आप मुझे बताइएगा, इनके जो गुरु थे बंदा बहादुर, इन्होंने अपना गुरु जानकी दास वैरागी को माना और बंदा बहादुर ने अपना नाम बदलकर माधो दास वैरागी कर दिया। क्या कर दिया? माधो दास वैरागी कर दिया। इन्होंने राजधानी लोहरगढ़ को बनाया। फर्रुखसियार ने पंजाब को घेरने के आदेश दिए और 1715 में बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 796 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 16 जून 1716 में शरीर के टुकड़े टुकड़े बंदा बहादुर और उनके अन्य सिखों के कर दिए गए। किसके द्वारा? फर्रुखसियार। ये कौन था? मुगल शासक था। ये कौन था? ये मुगल शासक था, ठीक है जी, मुगल शासक था। चलिए तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये सारी बातें पढ़ ली, ठीक है। मैं एक दो चीज़ें और आपको बताऊंगा, इसमें एक दो चीज़ें मैं और आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि चमकौर का युद्ध कब हुआ? 1704 में। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना, ठीक है, इनका नेतृत्व जस्सा सिंह कर रहे थे और मुगलों का नेतृत्व मुगल कर रहे थे। अब यहाँ पर रणजीत सिंह आते हैं, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें दे रहा हूँ, इनको आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी एडिशनल चीज़ें मैं इसमें दे रहा हूँ आपको। अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इन्हें मैं कल कराऊंगा, ठीक है, इन्हें मैं आप लोगों के कल कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ ये गवर्नर जनरल, ठीक है, किसके समय में क्या हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। समझ में आया ये भैया सारे पॉइंट आप लोगों के? चलिए तो ये आप लोग पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से। कल मिलेंगे इसी समय, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।